बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ऑनलाइन लेक्चर्स से मुकम्मल मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और इंशाअल्लाह आपको किसी किस्म का इन छुट्टियों के अंदर नुकसान नहीं हो रहा होगा तालीमी हवाले से। तो बेटा, हम चैप्टर 3 को लास्ट टाइम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के अंदर। तो वहाँ पे हमने रिवीजन के अंदर देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने डिस्कस किया था, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था। तो मैक्सिमम एप्लीकेशंस हमने पढ़ ली थी। सॉल्युबिलिटी लास्ट एप्लीकेशन थी जो हमने पढ़ी थी। उसके अंदर हमने थोड़ी सी बात डिस्कस की थी, उसको मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि सॉल्युबिलिटी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। क्या मतलब? हमने वहाँ पे देखा था अल्कोहल और एसीटोन आपस में मिसिबल होते हैं, तो उनके अंदर हमने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है? एक का ऑक्सीजन और दूसरे की हाइड्रोजन, इन दोनों के अंदर क्या पैदा हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन के बॉन्डिंग की वजह से ही ये एक दूसरे के अंदर हल हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा था जो स्मॉल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, स्मॉल कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी किसी न किसी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हल हो जाते हैं क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। क्या करते हैं जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक बात याद रखिएगा कि अगर यही लार्ज हो जाएं तो तब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं करते? जी, मैंने कहा था जब ये लार्ज हो जाते हैं तो इनके साथ अल्काइल ग्रुप लगा होता है और चूँकि वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर एंड जब ज़्यादा हो जाए, पोलर एंड जब कम हो जाए, तो नॉन पोलर मैक्सिमम होने की वजह से ये हल नहीं हो सकते पोलर मॉलिक्यूल के अंदर और ना ही हाइड्रोजन डेवलप हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको समझ आ चुकी होगी। और आज हम चलेंगे और इंशाल्लाह इस चैप्टर को एंड भी कर देंगे आगे कि ये आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर यही टॉपिक्स थे जो हमने कर लिए हुए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं जी। क्लींजिंग एक्शन एक टॉपिक था, एक एप्लीकेशन थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कि क्लींजिंग एक्शन कैसे एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। बेटा, आप सब घरों के अंदर यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स जिसके अंदर सर्फ हैं, साबुन है। तो इसकी जब आप कंपोजिशन देखते हैं ना, तो दो किस्म की चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तरफ ये आपके पास सोडियम ग्रुप लगा होता है और दूसरी तरफ फैटी एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं जी? फैटी एसिड्स। कुछ अगर मैं स्ट्रक्चर ये आपको बना के दूँ तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट्स होते हैं बेसिकली। क्या होते हैं जी? कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट्स। ये बेसिक आपके पास एक किसी भी डिटर्जेंट्स का ये मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर है, ये फार्मूला है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब ज़रा यहाँ देखिएगा, यहाँ दो किस्म के एंड हैं आपके पास। एक तरफ तो R ग्रुप है बेटा, ये R ग्रुप जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये आपके पास नॉन पोलर है। क्या है जी? नॉन पोलर एंड। तो ये दो किस्म के एंड होते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये पोलर एंड है हमारे पास। कौन सा एंड है जी? पोलर एंड। अब होगा क्या, जैसे ही आप पानी के अंदर इसको डालते हैं तो ये वाला जो Na है, Na और O नेगेटिव है, Na पॉजिटिव अलग हो जाता है, O नेगेटिव अलग। अब ये O नेगेटिव बेसिकली ये क्या करता है, ये पानी के साथ हल हो जाता है क्योंकि ये पोलर एंड है। पोलर एंड के अंदर हल हो जाता है। जैसा कि आप जानते हो हमने पढ़ा था लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या पढ़ा था जी? लाइक डिजॉल्व लाइक। तो लाइक डिजॉल्व लाइक से ये वाला एंड तो हल हो गया पानी के अंदर, दूसरा एंड बाहर की जानिब निकला रहा, दूसरा एंड बाहर की जानिब निकला रहा। तो फिर ये नॉन पोलर एंड का क्या काम होता है? नॉन पोलर एंड जो होता है ये क्लींजिंग एक्शन के अंदर काम करता है। मिसाल के तौर पर अब आपको पता है आपके कपड़ों के अंदर ऊपर ग्रीस लग जाए, आम पानी से वो ख़त्म नहीं होती। तेल का धब्बा लग जाए या कोई इस तरह का मटेरियल लग जाए, वो आम कपड़ों के साथ पानी के साथ साफ नहीं होती। तो क्या करना पड़ता है आपको? डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं। तो डिटर्जेंट्स क्या करते हैं? पहले आप पानी में हल करते हो उसको, पानी में जब हल करते हैं तो ये पोलर एंड पानी के अंदर हल हो जाता है। नॉन पोलर एंड जो बाहर होता है ये कपड़ों के ऊपर लगे उस दाग जिस चीज़ का भी है, मिसाल के तौर पर वो ग्रीस का है तो ग्रीस बेसिकली नॉन पोलर है, ऑयल नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोलर एंड उस ऑयल या ग्रीस को अपने अंदर क्या कर लेता है? हल कर लेता है। जैसे इसकी शक्ल कुछ यूँ बन जाती है। ये अगर ग्रीस का धब्बा है तो इसके इर्द गिर्द नॉन पोलर एंड, ये वाला एंड जो हमने कहा था नॉन पोलर है, ये ऐसे करके आ जाता है और इसको अपने अंदर क्या कर लेता है जी? हल कर लेता है। क्या कर लेता है?
हल कर लेता है, जिसको RC डबल बॉन्ड हो, ये वाला ग्रुप जो है ये नॉन पोलर है। अब ये जब ग्रुप इसको घेर लेगा ग्रीस के धब्बे को, तो ये क्या करेगा, इसको अपने साथ अटैच कर लेगा। जैसे ही आप उस पानी को नीचे आप फजूल जगह पे फेंक देते हो, पानी को ज़ाया कर देते हो, जैसे ही पानी नीचे डालते हो, ये नॉन पोलर ने इसको अपने अंदर हल किया होता है, इसको भी खींच के अपने साथ बहा के ले जाता है। तो इस तरह आपके कपड़े साफ़ हो जाते हैं, आपकी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। तो ये बेसिक तरीक़ाकार है आपके डिटर्जेंट्स के अंदर और क्लीनिंग एक्शन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने कहा था पोलर एंड के अंदर होगी, जो कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर होती है। दूसरी नॉन पोलर को अपने अंदर हल कर लेता है। ये मैंने एक्स्ट्रा बात आपको बता दी हुई है। ठीक हो गया। फिर आगे चलें तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। देखते हैं जी कैसे। आपके पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, किसका, अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो ये बेसिकली ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन रहता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपके पास प्रोटीन को आपको पता है कि किस चीज़ से मिलकर बनती है जी, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। किससे, अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो ज़रा देखिए अमाइनो एसिड का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, कार्बन दरमियान में, एक तरफ H, एक तरफ COOH, एक तरफ NH2 और एक तरफ R ग्रुप। ये बेसिकली आपके पास अमाइनो एसिड है। क्या है, अमाइनो एसिड। यही अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। अब प्रोटीन का मैं एक आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाने लगा हूँ, उम्मीद है कि आपको उसकी बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। ये स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ऐसे करके, ये ऐसे, ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है बेटा। क्या है जी, स्पाइरल स्ट्रक्चर। वो कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये मेंटेन ही प्रोटीन का इसलिए होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्या मतलब, अब एक प्रोटीन का, ये अल्लाह पाक का सिस्टम देखें आप सिर्फ, और हैरान होंगे और सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है कि एक प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड है उसका कार्बन का, मैं ज़रा ओपन करके बनाने लगा हूँ, मिसाल के तौर पर ग्रीन है तो मैं यहाँ पे, वो कहता है जी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका ये वाला ग्रुप, और नीचे वाली चेन का NH2 ग्रुप। क्या ग्रुप, NH2 की एक हाइड्रोजन NH, ऐसे करके, ये मतलब ये आमने सामने ऐसे आमने सामने आती हैं तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, वो कहता है यही हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर को ऐसे रहने पे मजबूर करता है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए तो ये स्ट्रक्चर स्पाइरल न रहे बल्कि सीधा हो जाए, और सीधा हो जाएगा तो हमारा जो फंक्शन है वो पूरा नहीं हो सकता। तो देखिए अल्लाह की शान है या नहीं है, एक छोटे से हाइड्रोजन बॉन्ड, किसने ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के सामने ला के खड़ा किया है, ठीक है, ये तो अल्लाह पाक की शान ही है ना। फिर उसके बाद उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाना, ये एक नेचुरल, ये एक हमें पता है कि ये कैसे होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड पैदा हो गया। तो यहाँ पे एक MCQs भी बेटा है, वो आपको याद रखना है। MCQs के अंदर है कि 3.6 अमाइनो एसिड्स फॉर ईच टर्न, हर टर्न के ऊपर, ये जो टर्न है इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है कितने अमाइनो एसिड्स की तादाद होती है, तो आपने कहना है 3.6 अमाइनो एसिड्स, 3.6 अमाइनो एसिड। तो बेटा ये आपको याद रखना है कि हर टर्न पे 3.6 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ प्रोटीन के स्ट्रक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। DNA, बायो के अंदर आपने पढ़ा होगा DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है और RNA सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। डबल हीलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है DNA का, उसको अगर हम डिस्कस करें बेटा, उसके अंदर भी यही केमिस्ट्री है कि उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, उसका स्ट्रक्चर भी सेम इसी तरह ही होता है, डबल हेलिक्स का भी। वो भी अगर मैं इसको आपको ऐसे करके बना के दिखा दूं, वो कहते हैं कि ये जो डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ जुड़ने की वजह ही क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या मतलब, आपको पता है कि यहाँ पे
क्या पाए जाते हैं, ये आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं जी, न्यूक्लियोटाइड्स, उनके ऊपर बेसेस लगी होती हैं, बेसेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन। एडेनिन का थायामीन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड करके ऐसे करके जुड़ा होता है, और गवानीन साइटोसिन के साथ ये आपके पास, सॉरी ये डबल बॉन्ड है, ये आपके पास क्या है, ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये लाइनें बनाई जाती हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, और यही बॉन्डिंग हाइड्रोजन की क्या करती हैं, स्ट्रक्चर को स्टेबल रखती हैं, नहीं तो ये स्ट्रक्चर टूट जाता है। और दूसरा, ये मैंने सॉलिड लाइन शो की हैं इसलिए कि बायो के अंदर ये शो होती हैं इसी तरह ही, लेकिन हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही, क्योंकि एक दूसरे से अलग मॉलिक्यूल है ना, ये कोई एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाए हुए। बॉन्ड तो हमेशा मैं आपको बताया था एक मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान होता है, और दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल होंगे तो वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगी। कौन सी होगी, इंटर। एडेनिन एक अलग मॉलिक्यूल है, थायामीन अलग मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और इसके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी किस वजह से मेंटेन होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो यहाँ पे भी एक MCQ दिया गया है कि जो डायामीटर ऑफ DNA है वो बताया गया है कितना, 18 to 20 एंगस्ट्रॉम, 18 to 20 एंगस्ट्रॉम, ये इसका डायामीटर है। क्या है जी, डायामीटर। ये आपको MCQs के लिए याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, ये एप्लीकेशन उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट है जी पेंट्स एंड डाइज। पेंट्स एंड डाइज भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही एक दूसरे के साथ, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही एक्शन करते हैं अपना। कैसे, ये आपकी दीवार है, इस दीवार के ऊपर रंग हुआ है, ये रंग या पेंट आप जो दरवाज़ों पे करते हैं और अक्सर घरों में किए जाते हैं, वो दीवार के साथ चिपक क्यों जाते हैं, क्या उनके दरमियान कोई बॉन्डिंग हो जाती है, कभी भी नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो एडहेसिव होते हैं। क्या होते हैं जी, एडहेसिव। एडहेसिव कहते हैं चिपकने वालों को। तो ये पेंट्स और जितने कलर्स हैं, डाई जो आप कपड़े रंगवाते हैं, ये सारे डाइज होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रंग, ये जो साथ चिपक जाते हैं, इनका ये कैसे चिपक जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे चलिए, आगे हम कह रहे हैं कि फूड मटेरियल। फूड मटेरियल के अंदर मैक्सिमम क्या चीज़ें पाई जाती हैं, बेसिक देखा जाए तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे आपके पास फूड मटेरियल के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, या सॉरी कंपाउंड्स हैं। अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज को देखें या सुक्रोज को देखें, इनके अंदर OH ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप। आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज बेसिकली क्या है जी, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्या हैं जी, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन आपने बायो के 2nd चैप्टर के अंदर पढ़ी होगी। क्या डेफिनेशन है जी, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और एल्डिहाइड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सल ग्रुप रखने वाले, तो ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप रखने वाले कीटोन या एल्डिहाइड को आप कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ग्लूकोज इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनके अंदर OH ग्रुप ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर आगे चलें, क्लॉथिंग। क्लॉथिंग बेटा आपके पास जितने भी कपड़े हैं, कपड़े की स्ट्रेंथ जो मजबूत होती है, आर्टिफिशियल या नेचुरल फाइबर की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी, उसके अंदर उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो जो फाइबर्स हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स जो हमारे पास खुद से तैयार किए जाते हैं, जो फैक्ट्रीज़ के अंदर, या नेचुरल फाइबर, इनकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लॉथिंग भी आपको समझ आ जाए। लास्ट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ आइस है हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज आल्सो डिपेंड अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके अंदर काफ़ी सारी बातें हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस के अंदर। आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल जब लिक्विड की स्टेट के अंदर होते हैं तो उनकी जो शक्ल होती है वो क्या होती है जी, वो किसी जगह एक मॉलिक्यूल ठहरता नहीं है, वो क्या करता रहता है, हरकत करता रहता है। कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती रहती है और कभी बनती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है,
4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अपने आप को एक जगह पे फिक्स करना शुरू कर देते हैं। और जब एक जगह फिक्स करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनके दरमियान कौन सी अट्रैक्शन शुरू हो जाती है, वरना आप सबको क्लियर पता होगा। मैं यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक फिक्स पोजीशन पर आ चुके हैं। किस पोजीशन पर आ चुके हैं? फिक्स पोजीशन पर आ चुके हैं। और इसके अंदर इसीलिए कहा जाता है कि आइस का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलैरिटी रखता है, सिमिलैरिटी विद डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड के स्ट्रक्चर के साथ सिमिलैरिटी रखता है। बेटा डायमंड का स्ट्रक्चर भी इसी तरह ही होता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। ये कार्बन है, इसके यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। अब हर कार्बन ने आगे इसी तरह बनाया हुआ है, ठीक है जी, ये इसी तरह। वो कहता है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी डायमंड की तरह होता है, ये सिमिलैरिटी रखता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सिमिलैरिटी की समझ आ चुकी होगी। अब आगे जो बात करने लगे हम वो ये कि आइस बेसिकली का जब स्ट्रक्चर बनता है, वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को एक ख़ास जगह अरेंज कर लेते हैं। तो जब एक ख़ास जगह अरेंज कर लेंगे, वॉल्यूम ज़्यादा होगा या कम होगा, ये मुझे आपने बताना है। जब वाटर थे तो ये कभी टूट के इसके करीब आ जाता था और ये टूट के इसके करीब चला जाता था, एक दूसरे के करीब करीब जा रहे थे। लेकिन जब वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को हमने कम करना शुरू किया, उस वक्त ये वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आए लेकिन फिक्स पोजीशन पर रुक गए, अब उससे आगे नहीं आ सकते। इसकी मिसाल ये है कि मैं कहता हूँ 10 बच्चे कमरा क्लासरूम के मैं कहता हूँ इस क्लासरूम के अंदर बच्चों को दाखिल कर दो विदाउट चेयर्स। जब चेयर्स के बगैर क्लासरूम के अंदर बच्चों को दाखिल किया जाता है तो आप समझते हैं कि 40 बच्चे इस रूम में आ जाएंगे। अब कहता हूँ मैं चेयर्स रख दो, आप चेयर्स टोटली 25 चेयर्स आती हैं। अब कितने बच्चे आएंगे इस क्लासरूम में? 25 बच्चे ही आएंगे। मतलब क्या है, यहाँ 25 बच्चों का वॉल्यूम 40 के बराबर है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जब वहाँ पे वही हाल है, पानी के अंदर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आइस बनती है तो इनकी फिक्स पोजीशन हो जाती है। क्या हो जाती है? फिक्स पोजीशन। और इस फिक्स पोजीशन से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम ऑफ आइस इंक्रीजेस। क्या हो जाता है जी? इंक्रीज हो जाता है। बेटा याद रखिएगा, आपका ये तजर्बा घरों में भी किया जाता है। अगर आपको आइडिया हो तो घरों के अंदर आपने देखा होगा, जिस वक्त बर्फ़ को जमाया जाता है उसको कभी भी शीशे के बर्तन में नहीं जमाते। क्या वजह होती है? उसकी वजह बेटा यही है कि शीशे के बर्तन में जमाओ तो शीशा टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? मतलब आपके जो घर में मदर्स हैं उनको ज़्यादा पता है कि ये बर्फ़ है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है बनस्पत लिक्विड से। कैसे पता है उनको? बेटा उनका तजर्बा है, हम पढ़ रहे हैं, उनका तजर्बा है। तो क्या मतलब है, कभी भी आपने देखा होगा जिस बर्तन के अंदर बर्फ़ जमाई जाती है उस बर्तन को मुंह तक नहीं भरा जाता, सर तक नहीं भरा जाता। उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह होती है कि जब अगर आप सर तक भर देंगे तो बर्फ़ और ज़्यादा ऊपर की तरफ बन जाएगी। आपने हमेशा देखा होगा बर्फ़ कभी भी सीधी नहीं बनती ऐसे करके। उसकी जो सरफेस आप कभी देखिएगा, बर्फ़ की सरफेस कुछ इस तरह करके होगी, ऐसे करके। क्यों ऐसे करके ऊपर उठी होती है? ये शो करा रही है कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, पानी से वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए वो कम सतह के लिए भरते हैं। और शीशे के बर्तन में नहीं भरा जाता, वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से शीशे के अंदर लचक नहीं होती, शीशा टूट जाता है। तो यहाँ पे आपके पास आइस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। और जब आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो फिर इसकी क्या चीज़ कम होनी चाहिए बेटा? आपको पता है, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, D = m/v। अब वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। बेटा जब डेंसिटी कम होती है तो फिर क्या होता है? डेंसिटी कम होने से ये बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है। जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी हमेशा वो ऊपर तैरेगी और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे रहेगा। ये बात याद रहेगी आपको। इसीलिए कहते हैं कि बर्फ़ पानी के ऊपर सरफेस पर तैरती है। उसकी वजह क्या है कि बर्फ़ की डेंसिटी पानी से कम होती है। और क्यों कम होती है? क्योंकि बर्फ़ का वॉल्यूम पानी से ज़्यादा होता है, बर्फ़ का वॉल्यूम
पानी से ज़्यादा होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात आपको क्लियर समझ आ चुकी होगी। अब एक और एप्लीकेशन है, वो कहते हैं कि एक्वेटिक लाइफ को बचाने के लिए, एक्वेटिक लाइफ जो पोलर रीजन में पाई जाती है, एक्वेटिक लाइफ जो पोलर रीजन के अंदर पाई जाती है, मुझे बताइए वो कैसे जिंदा रहती है? वहाँ तो बर्फ़ जमी होती है सारे पानी के ऊपर, जो यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे बर्फ़ कैसे जमती है? और सॉरी, एक्वेटिक लाइफ जो मछलियाँ हैं या आबी जितनी भी मखलूक है वो कैसे जिंदा रहती है? बर्फ़ के अंदर तो कुछ नहीं तैर सकता, वो तो मर जाना चाहिए। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। मैंने क्या कहा कि जैसी बर्फ़ बनती है, बर्फ़ की डेंसिटी पानी से कम है तो ये ऊपर आ जाती है सरफेस पे, ऊपर आ गई, ऊपर क्या करने लग जाएगी? तैरने लग जाती है और फिक्स हो जाती है ऊपर, क्योंकि बर्फ़ वहाँ ज़्यादा होती है। जब बर्फ़ फिक्स हो गई बेटा, तो ये बर्फ़ बेसिकली इंसुलेटर का काम भी करती है। किसका? इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं जो हीट को आर पार ना होने दे, मतलब अंदर की हीट को मेंटेन रखे, उसको बाहर ना जाने दे और बाहर वाली को अंदर ना आने दे। इसको कहते हैं इंसुलेटर, जो हीट को अपने अंदर से गुजरने ना दे, ये समझ ले। तो नीचे वाला जो पानी होता है उसका टेम्परेचर तो होता है ज़्यादा, तो वो जो टेम्परेचर है वो उसी तरह मेंटेन रहता है, पानी लिक्विड की शक्ल के अंदर रहता है, बर्फ़ नहीं जमता जो बर्फ़ से नीचे होता है। समझ आ गई है? तो ये बर्फ़ ऊपर क्या करती है? इंसुलेटर का काम करती है, और नीचे पानी उसी तरह ही रहता है जैसे था। तो वो पानी के अंदर सारी मखलूक ज़िंदा रहती है। ये भी अल्लाह पाक का बनाया हुआ एक निज़ाम है, और ये सिर्फ इसकी बेसिक रीज़न क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो बर्फ़ का वॉल्यूम कभी ज़्यादा ना होता, इसकी डेंसिटी कभी कम ना होती, और ये कभी सरफेस पे तैरती ना। जब ये तैरती ना तो नीचे रहती और एक्वेटिक लाइफ मर जाती, और बर्फ़ को जमाना इस टेम्परेचर पर मुश्किल हो जाता। हमें इस टेम्परेचर की बजाय 0 से -15 के अंदर, 20 के अंदर जाना पड़ता बर्फ़ जमाने के लिए। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मरूने मिन्नत है, इतनी जल्दी बर्फ़ का जम जाना। और ये इसके एप्लीकेशन के अंदर भी आ जाता है कि बर्फ़ जमने के क्या क्या फ़वाइद हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ आइस के साथ साथ इसकी एप्लीकेशन का भी अंदाज़ा हो गया होगा कि सिमिलैरिटी कैसे है, एक्वेटिक लाइफ के लिए महफूज कैसे है, और एक्वेटिक लाइफ कैसे ज़िंदा रहती है, और बर्फ़ का और पानी के वॉल्यूम का एक दूसरे पर क्या इफ़ेक्ट होता है, और डेंसिटी किसकी ज़्यादा और किसकी कम है। ये बातें आप सबको याद रखनी है, और ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो चुके होंगे इंशाल्लाह, और इसकी एप्लीकेशन की भी डिटेल्ड हमने डिस्कशन कर ली हुई है, और ये भी आपको समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ तक हम रखते हैं। इस चैप्टर का जो आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक था वो कोर्स इतना ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 सॉलिड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और अगर इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, तो आपको पहले भी हमने तरीक़ाकार बताया हुआ है, फिर वही कहेंगे कि आप वही तरीक़ाकार इख्तियार करें, और हमें भी खुशी होगी कि आपको हमारे लेक्चर्स की समझ आ रही है। इस यहाँ तक के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के बाद मिलते हैं। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।